पड़ेगी। Hello friends, I am Shantanu, your coach, and in this video we are going to focus on how to calculate the gross annual value of an house property. इसमें जो स्टेप्स फॉलो करनी है वो 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप 1 उसमें हम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। दूसरा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, स्टेप में निकालते हैं स्टेप नंबर 2 में। और स्टेप नंबर 3 में हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इज लॉस ऑफ रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। अब ये तीनों स्टेप्स हम देखेंगे, उसके पहले आप कुछ बातें ध्यान से समझ लीजिए। एसओपी इसका मतलब अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जीएवी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीएवी डायरेक्टली निल आती है। निल लेंगे हम अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। दूसरा केस है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ये हमने पहले भी देखा था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा डीम टू बी लेट आउट क्या होता है। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको जो स्टेप फॉलो करनी है वो केवल स्टेप नंबर 1 ही फॉलो करनी है, यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको निकालना है और वो ही उसका जीएबी हो जाएगा। क्योंकि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्चुअली प्रॉपर्टी को लेट आउट किया ही नहीं जाता, तो उसमें एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या वैकेंसी लॉस की कोई चांसेस होते ही नहीं है। तो आपको केवल रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के थ्रू ही वो जीएबी निकालना है इन केस ऑफ ए डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। और तीसरा जो केस है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी एलओपी का केस, जिसमें आपने हाउस प्रॉपर्टी को एक्चुअल में किराए से दे रखा है, लेट आउट कर रखा है, तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी। यू हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 1, 2, 3। तो उसमें 1, 2 और 3 तीनों स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी इन केस द प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रॉपर्टी। So before we proceed to find out how to calculate the GAV, एक बार कंसेप्ट को फिर से समझ लीजिए। ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 1, 2 एंड 3। ये 3 हाउस प्रॉपर्टी है 1, 2 एंड 3। इस मिस्टर एक्स ने जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो लेट आउट कर रखी है, यानी ये किराए पे दी थी, तो इसको बोलेंगे हम लेट आउट प्रॉपर्टी। अब ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी है इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा, दूसरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकालना पड़ेगा, और तीसरा लॉस ऑफ रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी जो एडजस्टमेंट होता है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा केस देखिए, अब यहां पर इसने 2 जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट नहीं कर रखी है। तो अब ये जो 2 प्रॉपर्टी है इसमें से एज पर द चॉइस, इसके पास चॉइस है, मिस्टर एक्स के पास चॉइस है कि इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। तो एक प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकता है, तो दूसरी जो बची हुई प्रॉपर्टी है जो लेट आउट नहीं है उसको हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन होगा उसके लिए आपको केवल स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, स्टेप 2, 3 उसके लिए इररिलेवेंट है। और एसओपी के केस में डायरेक्टली जीएवी क्या लेना है आपको, निल। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एसओपी के केस में निल होगी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एसओपी के केस में जीएवी निल होगी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहां पर जीएवी की। इन केस ऑफ ए डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी आपको केवल स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको कैलकुलेट करना है, वो ही उसकी जीएवी हो जाएगी। और इन केस ऑफ ए थर्ड केस दैट इज एलओपी के केस में आपको फॉलो करना पड़ेगी स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 3। अब ये समझने के बाद सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने की स्टेप नंबर 1, यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम पूरा फोकस अपना यहां पर करेंगे। एक बार अगर आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 और 3 को फॉलो करेंगे, जो कि आपको अप्लाई करनी है ओनली इन केस ऑफ अ लेट आउट प्रॉपर्टी। अब हम देखने वाले हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी।
इसमें आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दूसरा फेयर रेंट और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। अब ये तीनों क्या होता है एक एक करके देख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मतलब है वो वैल्यूएशन जो उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया हुआ है उस प्रॉपर्टी के लिए जिसके अंडर में वो आती है। मान लीजिए ये एक छोटा सा हाउस है और ये हाउस जो आता है ये पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समय समय पर वैल्यूएशन करती है सभी हाउस प्रॉपर्टीज का जो उसके अंडर में आते हैं, और उसी हिसाब से पुणे म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से मान लीजिए इस हाउस का जो वैल्यूएशन है वो 1,50,000 रुपए है। अब ये 1,50,000 रुपए क्या है? ये हाउस की कीमत नहीं है, ये वैल्यूएशन है रेंट फेचिंग कैपेबिलिटी का। यानी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो वैल्यूएशन किया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन जिसको बोलेंगे, इसका मतलब है कि ये जो हाउस है ये साल में एन्युअली 1,50,000 रुपए का रेंट इस हाउस प्रॉपर्टी से मिल सकता है एज पर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसी को हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो यहां पर दे रखा है 1,50,000, ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं फेयर रेंट की। फेयर रेंट यानी एक्चुअल में इसी तरह की प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी ये एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर एरिया में कितना रेंट फेच कर सकती है। यहां पर आपको जनरल नॉलेज अपना जो यूज करना है कि एक्चुअल एरिया में आपको कितना रेंट मिल सकता है सिमिलर प्रॉपर्टी से। एक तो हो गया म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और सिमिलर प्रॉपर्टी इसी एरिया में कितना रेंट फेच कर सकती है। तो मान लीजिए ये जो रेंट फेच कर सकती है वो 1,20,000 रुपए कर सकती है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी कितना रेंट फेच कर रही है? 1,20,000 साल का। तो इसका जो फेयर रेंट हो जाएगा वो 1,20,000। तो अभी हमने देखा कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से रेंट कितना आ सकता है इस प्रॉपर्टी से साल का? 1,50,000। फिर हमने सिमिलर प्रॉपर्टी का देखा, सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर सोसाइटी में ये आपको कितना रेंट मिल सकता है? फेयर रेंट कितना दे रखा है? 1,20,000। अब ये हो गया फेयर रेंट, ये हो गया म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इसके अलावा होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कहीं कहीं पर एप्लीकेबल होता है, हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता। तो मान लीजिए इस एरिया में स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है और उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड रेंट है इस प्रॉपर्टी का आना चाहिए वो आ रहा है 1,30,000 रुपीज। अब स्टैंडर्ड रेंट के बारे में और समझ लीजिए। स्टैंडर्ड रेंट ये वो रेंट होता है जो एक्ट के हिसाब से होता है, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, जो मैक्सिमम रेंट है जो टेनेंट से रिकवर किया जा सकता है लीगली आप रिकवर कर सकते हैं टेनेंट से एज पर द स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। तो स्टैंडर्ड रेंट ये वो रेंट होता है। तो यहां पर आपको अगर एग्जाम में दिया है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड रेंट दिया ही होगा, अगर दिया है तो वो आपको नोट करना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो वो भी कंसीडर करना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 1,30,000 पर एनम फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी। तो अब आपने तीनों चीजें समझ ली। म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपने देखा 1,50,000 है, फेयर रेंट आपने देखा है 1,20,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट देख लिया है वो दे रखा है 1,30,000 रुपए। अब बात करते हैं कि इससे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का हायर अमाउंट लेना है। यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट जो कुछ भी ज्यादा है वो लेना है। तो यहां पर क्या ज्यादा है? 1,50,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा है। तो पहली स्टेप में तो आपने हायर ले लिया है म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का। अब ये जो हायर आया है इसको इससे चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। ये हायर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये हायर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट को ले लेना है। 1,30,000 रुपीज विल बी द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट।
तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना है और इस हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। अगर ये हायर स्टैंडर्ड रेंट से भी ज्यादा है तो आपको फिर स्टैंडर्ड रेंट को ही रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मान लेना है। अब इसको हम पूरे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ये हमने पहले तो देख लिया है मेथड कैसे निकालनी है, यानी मेथड में हमने देखा है सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का हायर लेना है और उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। तो अब मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल ए प्रॉपर्टी का, बी प्रॉपर्टी का और सी प्रॉपर्टी का। इसमें देखते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए ए केस हमने अभी अभी देखा था, इन दोनों का हायर ये कितना है 150। अब ये 150 स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है, इसलिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या हो जाएगा 130,000। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस बी प्रॉपर्टी का था। बी प्रॉपर्टी के केस में वापस स्टेप फॉलो कीजिए, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 1,50,000 और ये 1,50,000 जो हायर है, क्या स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल से ये ज्यादा है? जी नहीं, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल से ये ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो आ जाएगा 1,50,000। अब बात करते हैं सी केस की। सी केस में देखिए, सी बिल्डिंग के केस में इन दोनों में से हायर क्या है 150 हायर है। क्या ये हायर जो 150 है ये स्टैंडर्ड रेंट से भी बड़ा है? हाँ, तो स्टैंडर्ड रेंट आपका आ जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 130। अब यही जो मेथड आपको मैंने बताई है, यानी इन दोनों का हायर लेना है, इस हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। अगर स्टैंडर्ड रेंट इस हायर से लेस है तो स्टैंडर्ड रेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। इसी को दूसरी तरीके से भी आप देख सकते हैं। वो जो दूसरा तरीका है उसमें आपको केवल ये चेक करना है क्या स्टैंडर्ड रेंट बिगेस्ट है, क्या स्टैंडर्ड रेंट बिगेस्ट है इन तीनों में। तो अगर आप ये देखेंगे कि इस केस में स्टैंडर्ड रेंट बिगेस्ट है तीनों में, तो ऐसे केस में इन दोनों का आप हायर ले लीजिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर 150 है, तो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, दैट इज 150। लेकिन अगर ये बिगेस्ट नहीं है, बिगेस्ट इन दोनों में से कोई है, ये बिगेस्ट नहीं है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेंट आप ले सकते हैं एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। जैसे यहां पर बिगेस्ट क्या है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेंट को आप क्या ले सकते हैं, एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसी तरह से अगर तीसरा केस देखें तो हाईएस्ट क्या है, इसमें भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन हाईएस्ट है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेंट ले लीजिए एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया ही नहीं है तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर आप ले लीजिए एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में हायर हो गया 150, दैट विल बी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब स्टेप 1 को जो हमने इंटरप्रेट किया है वो ऐसा किया है कि हायर ऑफ ए एंड बी, यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का जो भी हायर है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ सी, यानी ये जो हायर है ये सी से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये सी से ज्यादा है तो सी को आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेना है। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, आप ध्यान से समझ लेना। इसमें हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। इसको निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत रहेगी। एक है रेंट रिसीवेबल, यानी आप उस प्रॉपर्टी से जो भी आपने लेट आउट कर रखी है उससे आपको कितना रेंट मिल सकता है, रेंट रिसीवेबल, और उसमें से कितना रेंट नहीं मिला उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का मतलब है कि जो किराएदार था उसने आपको रेंट दिया ही नहीं, वो रह तो रहा था बट ही वॉज नॉट पेइंग द रेंट फॉर फ्यू मंथ्स, तो उसको हम कहते हैं अनरियलाइज रेंट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपने रेंट पे दे दी है,
जो रेंट पे दी है वो 12 मंथ्स के लिए रेंट पे दे रखी है और जो रेंट है वो है 10,000 रुपीज पर मंथ। अब 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप अगर देखें तो रेंट रिसीवेबल कितना आ रहा है, आपका रेंट रिसीवेबल आ रहा है साल का, यानी ये वो पीरियड है जिसके लिए आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है। तो कितने पीरियड के लिए कर रखा है? 12 मंथ्स के लिए। तो 12 मंथ्स के हिसाब से 10,000 इंटू 12 ये आपका आ रहा है 1,20,000 रुपीज इज द रेंट रिसीवेबल। सो 120,000 इज द रेंट रिसीवेबल हो गया। अब मान के चलिए कि जो टेनेंट थे उन्होंने 2 मंथ्स का रेंट पे नहीं किया, यानी इट इज ए अनरियलाइज रेंट। यू हैव नॉट रिसीव्ड द रेंट फ्रॉम द टेनेंट फॉर 2 मंथ्स, यानी वो रह तो रहे थे लेकिन आपको उन्होंने रेंट पे नहीं किया। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 मंथ्स का जो अनरियलाइज रेंट है 10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आपका 20,000 रुपीज आपको रेंट मिला नहीं। तो ऐसे में अनरियलाइज्ड रेंट आपका हो गया है, वो हो गया 20,000। अब आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकालना है तो बड़ा सिंपल है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हो जाएगा रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। इसका मतलब 1,20,000 में से आप 20,000 लेस कर दीजिए तो 1,00,000 ये आपका हो गया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। यहां पर हमने क्या डिडक्ट किया है? अनरियलाइज रेंट। ये जो अनरियलाइज रेंट को हमने डिडक्ट किया है ये हम तभी डिडक्ट कर सकते हैं जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनरियलाइज रेंट को आप कब डिडक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर वो कवर कर लेते हैं कि ये जो अनरियलाइज रेंट यानी टेनेंट ने आपको रेंट पे नहीं किया है वो आप डिडक्ट कर रहे हैं 20,000 का, ये कब कर सकते हैं वो कंडीशंस पहले देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी साइट पे ये लिस्टेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें से वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं और साथ में लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860544418 पे।